हेलो एंड वेलकम बैक गाइस एनएम ट्यूटोरियल के अनदर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरा एनएम ट्यूटोरियल का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे सबसे पहले रिकमेंड करूंगा मेरे चैनल में जाइए और यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर देखिए ये जावा 1.5 न्यू फीचर्स में यहाँ पे 3 वीडियोस हमने बनाए हैं। उसके अलावा भी ये देखिए मैंने अभी रिकॉर्ड क्लासेस और सिल्ड क्लासेस वेर और बहुत सारे वीडियोस हैं उसके विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली जो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जिसे आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे आपको जावा के सॉरी ये जो एनएम के रिलेटेड बाकी 3 वीडियोज़ हैं ज़रूर आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे ये एंड कहूँगा कि वेलकम बैक। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा तो पहले इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए। चलिए गाइज़ आज का ये पर्टिकुलर सेशन मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए देखिए आज के सेशन के लिए मैं क्या करूँगा एनम में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए मैं एक न्यू एनम यहाँ से क्रिएट करूँगा। राइट, लेट्स से मैंने एक एनम ले लिया जिसका नाम ले लिया मैंने कार के लिए मैं एक एनम क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता ही है कि एनम क्यों क्रिएट करते हैं जब हम कोई नेम्ड कांस्टेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेट से मैंने कुछ कांस्टेंट ले लिया। गाइस देखिए जब आप एनम के अंदर कोई कांस्टेंट बनाते हैं ना तो कांस्टेंट आप ऐसे एक वर्ड में पूरा कैप्स में भी लिख सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगाना है ना तो आप इसे लगा सकते हैं सम टाइम अगर आपको कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी है। राइट, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो जैसे नॉर्मली जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट होते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि देखिए इनम जब बनाते हैं हम तो जितने भी एनम के अंदर कांस्टेंट हम लिखते हैं उसके आगे यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी होता है। राइट, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे जो सेमी कॉलन होता है ये ऑप्शनल होता है, आप अगर लगाते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप रहने दीजिए, अभी मैं नहीं लगाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या एनम के अंदर हम मेन मेथड बना सकते हैं? क्या एनम के अंदर हम मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं? मतलब ये क्या एक नॉर्मल क्लास की तरह, क्योंकि एनम भी अपने आप में क्लास ही है। हाँ, ये क्लास बिल्कुल फाइनल है बट इसके अंदर मेन हो सकता है। तो यस, एनम क्लास के अंदर आप मेन मेथड क्रिएट कर सकते हो। राइट, लेकिन देखिए जैसे मैं मेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा आईडी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। गाइस इस बात का ध्यान रहे कि एनम के अंदर जब आप कांस्टेंट बनाते हो, केवल कांस्टेंट बनाते हो, तो आप वहां पे सेमीकोलन लगाइए ना लगाइए डजंट मैटर, बट उसके नीचे अगर आप कोई भी मेथड या वेरिएबल आगे कुछ भी बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर वगैरह बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर पे भी मैं आऊंगा अभी, तो आपको सेमीकोलन जरूर लगाना चाहिए। राइट, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, हम के कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा के फिर कंट्रोल स्पेस किया और ये देखिए हमारा मेन यहाँ पे इसने सजेस्ट भी कर दिया। राइट, और अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे हाय एनम करके अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या ये काम करेगा? तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। तो यानी कि हम एनम के अंदर, हम अपने एनम के अंदर कांस्टेंट ही नहीं, कांस्टेंट के अलावा हम मेन मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। बट मेन ही नहीं, कोई भी मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं, बट कोई भी मेथड क्रिएट करने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लेट से कोई भी मेथड बना रहे हो। ठीक है, लेट से मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक रिटर्न टाइप, यहाँ से वाइड रहने देता हूँ और गेट कार करके एक मेथड बनाता हूँ। राइट, तो अगर मैं यहाँ से एक मेथड ये बना रहा हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो अगेन एरर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, यूजुअली तो लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ सेमीकोलन जरूर लगाइए। ठीक है, एक बात। अगली बात ये है, क्या हम एनम किस लिए बनाया जाता है? कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। तो अगर हम कोई मेथड भी ना बनाएं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ना बनाएं तो क्या एनम वैलिड है? गाइस ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई, ये कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। तो आप, ये नॉर्मल क्लास से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल आप क्लास बनाते हो तो वहां पे क्लास बनाओ, मेन मेथड बनाओ और आप मेन मेथड बना के उसके अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करते हो। बट अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल भी बना लेता हूँ लेट से ऐसे, और यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल बनाने के बाद भी मेन मेथड बना रहा हूँ, तो इट इज नॉट वैलिड। राइट,
ऐसा नहीं कि वेरिएबल बना लिया और एनम बना लिया, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं बनाया। गाइस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपाइलर को ऐसा लग रहा है कि आप एनम के रूल को ब्रेक कर रहे हो। एनम होता क्या है? कांस्टेंट, राइट? तो ये कांस्टेंट अगर होता है या कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है, तो कांस्टेंट तो एटलीस्ट बनाओ यार ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ये ले जाओगे कर्सर, तो ये एरर बताएगा। अदरवाइज यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं, तो ये लिखेगा सिंटैक्स एरर, टोकन दिस एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन। ओके, तो मतलब ठीक नहीं है भाई ये, है ना? ऑलमोस्ट आप कहीं ना कहीं एनम के रूल को ही ब्रेक कर दे रहे हो, है ना? तो चलिए ठीक है, तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट हम फिर से यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, राइट? ये हमारे पास 3 कांस्टेंट था, तो यहाँ पे हमने फिर से डिफाइन कर लिया और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एनम जब भी बनाएंगे तो कांस्टेंट जरूर बनाएंगे, एंड कांस्टेंट बनाने के बाद ही अपने मेन मेथड को उसके नीचे लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाने के बाद, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मुझे सूझा कि क्यों ना हम एक काम करें, हम कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ भी ना बनाएं और ओनली सेमी कॉलन लगा दें। यार अभी को कंपाइल सेव करते हैं तो देखो कोई एरर तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल। और रन करते हैं तो ये परफेक्टली रन हो जा रहा है। यस, कूल। अगर आपको कभी भी, अगर कभी भी ऐसे कहीं पे भी आपको नजर आए कि एक एनम बनाया गया है और उसके अंदर ऐसे सेमी कॉलन एक लगाया गया है, ठीक है ना, तो दैट इज सफिशियंट, है ना? कहीं ना कहीं इतना लगाने के बाद अभी कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, इसके ऊपर कुछ एनम होगा या नहीं होगा। इतना उन्होंने उसको समझाया नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो, इतना नहीं बताया है कि वो एनम को भी जाके चेक करे, बट सेमी कॉलन लगाने से ही हमारा काम चल जाता है। देखिए, ये कोई मीनिंगफुल चीज तो हुई नहीं, राइट? यानी कि अगर आप किसी एनम के एनम बना रहे हो और सेमी कॉलन लगा रहे हो, और केवल अगर ब्लैंक सेमी, अगर मैं ये कहूं कि आप, अगर आप कोई ब्लैंक एनम बना रहे हो तो वैलिड है कि नहीं, तो भी वैलिड है भाई। देखो, आप कोई एनम बना रहे हो, उसमें कुछ है ही नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई मेथड नहीं, कंपाइल तो हो जाएगा, बट अगर इसको रन करोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं, राइट? देखिए यहाँ पे अगर इसे रन करने को, तो रन का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे फील्ड बनाना हमारे लिए जरूरी है, या अगर वैसे मेन मेथड होता तभी रन होता, राइट? तो आप एम्प्टी, मतलब बिल्कुल ब्लैंक एनम भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई आप सेमी कॉलन लगा के एनम क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप सेमी कॉलन के बाद आप इसके अंदर मेन मेथड भी रख सकते हो, यानी कि हम एनम के अंदर मेन मेथड बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नॉर्मल मेथड बना सकते हैं? तो वो भी बना सकते हैं। क्या नॉर्मल वेरिएबल बना सकते हैं? वो भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते भाई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एनम के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, राइट, आपके इंटरव्यू में, कि भाई क्या एनम के अंदर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, वी कैन क्रिएट द मेथड, वी कैन क्रिएट अ नॉर्मल वेरिएबल लाइक दैट, ठीक है ना? ऐसे नॉर्मल वेरिएबल बनाइए, शो नाम का मेथड बनाइए, ऐसे बना दिया हमने। आप एनम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो एनम का कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से होगा, ऐसे एनम के लिए कंस्ट्रक्टर बना सकते हो guys, ठीक है? तो अगर एनम का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो फिर एनम का ऑब्जेक्ट भी बना सकते होंगे भाई, है ना? एनम का ऑब्जेक्ट भी बना सकते होंगे, राइट? क्या ऐसा होता है क्या? ये तो वही वाली बात हो गई। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं? तो नहीं बनते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, राइट? तो फिर तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाना चाहिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। आप एनम क्लास का ऑब्जेक्ट खुद नहीं बना सकते। अगर आप एनम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। वो कहेगा कि भैया ये जो इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, मैं इसे बनाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ, राइट? देखिए, कह रहा है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट? तो आप एनम का ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं कर सकते, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे, ठीक है? क्योंकि एनम जो है, देखिए, एनम बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू को बना के रखने के लिए है। ऐसा नहीं है कि एनम इंटरनली एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए, राइट? इंटरनली तो एब्स्ट्रैक्ट है नहीं, बट जावा वालों ने एनम का इंस्टेंसिएशन रोका हुआ है कि आप इसका ऑब्जेक्ट खुद नहीं बना सकते हो। ये एक्चुअली इसके अंदर जो कांस्टेंट बनाए जाते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में इंटरनली जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल का टाइप ऑलरेडी क्लास टाइप का होता है, और उसमें उसी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, राइट? तो ऐसा आप समझ सकते हो कि इसके अंदर इस कांस्टेंट में ऑलरेडी, है ना, वैल्यू आ रही है और इसका इंस्टेंशिएशन हो रहा है कुछ इस तरह से। जैसे इसको ऐसे कमेंट करके आप ऐसे लिख सकते हो
कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का होता है। पहले तो ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है और इसका टाइप होता है आपकी एनम टाइप का। एनम का टाइप है कार, और फिर इसी कार का जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में इस तरह से आ रहा होता है। तो हर एनम में उसी टाइप का, उसी क्लास टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से असाइन हो रहा होता है, राइट। ठीक है, तो ये अपने आप में समझ लीजिए कि ये जो कांस्टेंट होते हैं ये एक्चुअली तो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर है, एक तरह से कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर आप बैकेट में जाके देखो समझो तो ये कंस्ट्रक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एनम है ये हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। यानी कि अगर मैं इस एनम को कभी कॉल करता हूं मारुति को, तो ये इस कार वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर मैं होंडा को कॉल करूंगा तो भी कार को कॉल करेगा, टेस्ला को कराऊंगा तब भी चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम इन कांस्टेंट के चलने से मेमोरी में इस पर्टिकुलर एनम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में बार बार। तो अगर मैं इस एनम को अभी रन करूं, राइट, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, राइट, तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूं तो कैसे रन करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कार, राइट, कार डॉट, अब अगर मैं इसे होंडा लिखता हूं तो ये वन टाइम है ना, आप कार डॉट होंडा करके सीधे आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। अदरवाइज चलिए मैं इसको सीधे एसओपी के अंदर डाल देता हूँ इस तरह से, तो ये वन टाइम हमारा कंसिडर कॉल हो जाएगा और वो भी होंडा के लिए कॉल हो जाएगा। देखिए, ओके, सॉरी सॉरी, कार डॉट होंडा के लिए कार 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 इसलिए 3 बार आया क्योंकि वो मेमोरी में लोडिंग टाइम पे ही इसका मतलब उसने उसका इंस्टेंसिएशन कर लिया। और जितने भी हमारे डेटा मेंबर अगर आप कॉल करो या ना करो तो उसमें उस टाइप की वैल्यू असाइन हो गई, राइट, उस टाइप की वैल्यू असाइन हो गई, यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है। और ये जितने बार आपने इसको कॉल किया कार डॉट होंडा, आपने वैसे तो लग रहा है एक बार हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल है कार के लोड होते ही मेमोरी में, है ना, इस पर्टिकुलर कार की मेमोरी में लोड होते ही ये सारे वेरिएबल्स, राइट, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये सारे वेरिएबल लोड हो गए और उनके अंदर इसी टाइप का जो डेटा है वो असाइन हो गया। तो जाहिर सी बात है जब ये डेटा असाइन होगा तो यहाँ से कंसिडर कॉल ही हो जाएगा। अब ये जो कंसिडर कॉल होगा तो इस कंसिडर की कॉल होते ही क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंसिडर की कॉल होते ही कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो पर्टिकुलर कार का कंसिडर है इधर कॉल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप अपने दिमाग में। तो फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए एक्चुअली मैंने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ हम कर सकते थे। हम इसको, चूंकि आप किसी भी यू नो आप किसी भी कार के ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए इस तरह से आप ये लाइन तो लिख ही सकते हो, राइट। तो ये वाली जो लाइन होती है वो कहीं ना कहीं हमारी कार को मेमोरी में ला रही है, ठीक है। और अगर आपको सारी वैल्यूज लेके आनी है तो आप क्या कर सकते थे, डॉट वैल्यूज चला सकते थे, राइट, डॉट वैल्यूज चला सकते थे। इससे आपको कार का एरे रिसीव हो जाएगा और इस एरे पे आप यहाँ पे फॉर ईच लूप चला के, है ना, या फॉर लूप चला के यहाँ से हम लोग ये फॉर ईच लिख लेते हैं एंड फॉर ईच कार, ये क्या कर देगा हमें, यहाँ पे आप कार को प्रिंट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, हमें कार को प्रिंट करा के तो दिखाई देगा सारे अलग अलग टाइप के कार, लेकिन ये क्या करेगा ईच ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये परफेक्ट उसके लिए एग्जांपल था। बट अगर आप एक भी डेटा कॉल कर रहे हो तो वो क्यों चल रहा है, राइट, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेमोरी में जब वो पर्टिकुलर एनम लोड होती है तो उसके लोड होते इन सारे वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यू इंस्टेंशिएट हो जाती है, राइट, इसी टाइप की। उसके लिए वो कंसिडर कॉल हो जाता है। तो अब अगर आप देख पाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरह से देखिए ऊपर कार 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 इतनी बार आया है और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करने के लिए मैंने अलग से ये लूप चला दिया, राइट। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर होता है। तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, अगर आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो इस चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करें ना तो इस चीज का ध्यान रहे कि भाई यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होना जरूरी है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, ये टेस्ला टेस्ला और मारुति होंडा जो भी लिखा है ये डिफॉल्ट है ना। इस चीज को चला हम इस तरह से प्रूफ करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं ये फिर से इस लाइन को हटाऊंगा। अगर मैं मान लीजिए इसके साथ इसका प्राइस भी लिख देता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, है ना, तो आप देखिए 100 लिखते ही यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया।
इसका मतलब क्या होता है, कई एनम बनाते टाइम पे इस चीज को लोग देखे भी होंगे कि एनम बना हुआ है, उसमें ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी वैल्यू हो सकती है, कार का मॉडल हो सकता है, कार का प्राइस हो सकता है, कार का नंबर हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है। फिलहाल इंटीजर वैल्यू लिया गया है ना, और मैंने सबके लिए, है ना, ऐसे वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो बस दो के ले लिया, एक के लिए नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एनम क्या कर रहा है, अपने ही क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि कार टाइप का हो, राइट। तो इससे प्रूफ हो जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा कंट्रोल, तो ये देखिए दिखाएगा कि देखिए कंस्ट्रक्टर इस तरह का, ये अनडिफाइंड है, मतलब ये कह रहा है कि या तो यहाँ पे क्या करो, क्रिएट करो कंस्ट्रक्टर, राइट। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये इंटीजर टाइप का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। और ये जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया इंटीजर टाइप का, देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग वाला, इंटीजर होता तो इंटीजर वाला, फ्लोट होता तो फ्लोट वाला कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए था। तो क्या मैं ये कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आप देख लीजिए ये जो टेस्ला है, इसके लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया। इसके लिए मान लीजिए मुझे कुछ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस टेस्ला को इस तरह से बनाने के लिए मुझे अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो आपने कहा कि ये पैरामीटराइज वाले की जो वैल्यू होगी वो तो यहाँ पे आ जाएगी, है ना। यहाँ पे आपका जो प्राइस है, प्राइस इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा। बट ये जो डिफॉल्ट वाला है उसके लिए क्या होगा, तो उसी के लिए तो यहाँ पे वेरिएबल भी बनाने की फैसिलिटी दी गई कि आप ऐसे वेरिएबल बना लीजिए, राइट। और ऐसे वेरिएबल आपने बना लिया तो आप जो डिफॉल्ट वाला कंसिडर है उसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए दिस डॉट प्राइस की वैल्यू यहाँ पे कैसे करोगे, दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। ओके, कार क्लास के अंदर ये दिस डॉट प्राइस में क्या कह रहा है, ये वार्निंग कह रहा है। ओके, नो इफेक्ट। एक्चुअली क्या है, इस केस में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देन क्या मैं कार प्राइस इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ से प्राइस को प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने देखा कि हम एनम को बनाते टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटर भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर इस तरह का पैरामीटर आप दे रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसी टाइप का कंस्ट्रक्टर फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो जिस टाइप का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है उसी टाइप की यहाँ पे वैल्यू असाइन करी जाती है, ठीक है ना। बाकी आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो कार है ना, मतलब इसकी जो प्राइस है, अगर आपको यही रखनी है दैट इज फाइन। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कार की प्राइस जो है खुद असाइन कर दो, क्योंकि ये देखिए इनकी जो वैल्यू है आपने यहाँ से असाइन करवा दिया। बट अगर इस वाले कार की प्राइस को आप खुद असाइन कराना चाहते हो, तो लेट से मैं यहाँ से इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। एक ऑप्शन ये भी है, राइट। तो क्योंकि अदरवाइज नहीं तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दिखाने लगेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू असाइन करवाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, और पैरामीटराइज में वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, राइट। तो आपने कहा कि फिर ये मेथड की क्या जरूरत होगी आखिर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे शो मेथड बनाया, तो देखिए मेथड वगैरह, अब जैसे मान लीजिए यही कार की ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का जो ये प्राइस हमने दिया है, इस प्राइस को मुझे रिटर्न करना है, राइट। जैसे मान लीजिए गेट कार प्राइस करके मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया। अब मुझे, और इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ से कर देता हूँ पब्लिक, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अपने कार का जो प्राइस है वो रिटर्न करा देता हूँ। तो कैसे रिटर्न करा दूंगा, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा के, और ये प्राइस में ये जो प्राइस की वैल्यू है यहाँ से रिटर्न करा दूंगा। तो इन मेथड से क्या फायदा हमें मिलेगा, इस मेथड से क्या फायदा मिलेगा, मेथड से अभी यहाँ पे स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लिख के ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना। तो इस मेथड को बनाने से हमें ये फायदा मिल गया कि अगर मुझे इन कार के अंदर जो वैल्यूज हैं असाइन तो करने के लिए मैंने नॉर्मल मेथड यूज कर लिया, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। और अगर मुझे उसकी प्राइस को गेट कराना है तो मैंने अलग से कार प्राइस का एक मेथड बना दिया। देन अगर मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्रिंट कराते हुए, और ये मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया, मुझे अगर इन कार का प्राइस ले आना है तो मैं गेट कार प्राइस ऐसे कॉल कर सकता हूँ। ओके गाइज, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी देखिए एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये देखिए चल गया, और हमारे पास जो कार की प्राइस है देखिए पहले के लिए 100, फिर उसके बाद 200, बाकी जो स्पेशल कार थी यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला जिसमें कार प्राइस है ये आ गया, राइट। बाकी आपकी बाकी देखिए अब एक्चुअली हुआ क्या ना, कि ये कंस्ट्रक्टर हमारा
दो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, दो पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट हैं, राइट। तो दो पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट हैं, तो ये प्राइस 100 आ गया, चलिए परफेक्ट है। फिर प्राइस 200 आ गया, ये भी परफेक्ट है। फिर प्राइस जो है 400 आ गया, हाई एनम आ गया, राइट, ये भी ठीक है। इसके बाद लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभी ये दोबारा ये कैसे चल रहा है, राइट, ये भी तो क्वेश्चन है। यहाँ से कार प्राइस 100 आ गया, हाई मैंने हटा दिया, फिर ये 0 0 चलते हुए ये यहाँ पे वैल्यूज कैसे प्रिंट किया, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ये 0 0 चलते हुए इसकी वैल्यू 400, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए 0 0 वैल्यू आई है, बट ये दोबारा क्यों कॉल हुई है, या यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कैसे कॉल हुआ है। सो सो गाइज ये देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है, ये 2 बार जो प्रिंट हो रहा है, इसका क्या रीजन है। ये देखिए यहाँ पे अभी एक बार पहले बार ये वैल्यू आ रही है और ये दोबारा वैल्यू आ रही है। तो देखिए इसका रीजन ये है ना कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इस वाली लाइन के चलते ही हमारी जो कार है ना वो मेमोरी में लोड हो रही है। अब जैसे वो कार मेमोरी में लोड हो रही है, उसके सारे वेरिएबल यहाँ से इंस्टेंशिएट हो रहे हैं और उनके लिए एक बार ये कॉल हो जा रहा है, राइट। और जब ये दोबारा ये गेट प्राइस मेथड कॉल हो रहा है ना, तो इसके लिए फिर से दोबारा ये मेमोरी में लोड हो रही है। तो ठीक है, इस चीज के लिए देखिए मैं प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लाइन कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं ये कार डॉट वैल्यूज करता हूँ ओनली, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केवल और केवल कार क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं, राइट, सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं। तो इनके लिए एक कंस्ट्रक्टर मेमोरी में कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर ने डेटा को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब अगर अगर मैं यहाँ से इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अनकमेंट कर देता हूँ, और ये देखिए ये लाइन को ही मैं बस मैं कमेंट करता हूँ, मान ली ये लाइन, तो देखिए अभी भी आउटपुट वही आएगा, है ना। लेकिन जैसे मैं ये लाइन को अनकमेंट करता हूं, तो ये दोबारा क्या हो रहा है, कार क्लास की गेट कार प्राइस से गेट कार प्राइस वाला जो मेथड है ना, ये उस पर्टिकुलर एनम का कॉल हो रहा है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से दोबारा इसको कॉल कर रहे हो। तो गेट कार प्राइस में ये पर्टिकुलर डेटा जैसे ही कॉल हो रहा है, तो ये एक बार फिर से मेमोरी में आ रहा है। अब जब ये फिर से मेमोरी में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो कहीं कॉल किया नहीं, राइट। तो ये डिफॉल्ट गेट कार प्राइस में क्या कर रहा है, बाकी सब के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे रहा है, राइट, बाकी सब के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट कर दे रहा है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, यानी कि डिफॉल्ट के लिए, क्योंकि इस केस में अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही चल रहा है, राइट, जब आप कार डॉट वैल्यूज चला रहे हो तो उस केस में वो पैरामीटराइज को कॉल कर रहा है। अदरवाइज गेट कार के केस में बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वाले कार क्लास को मेमोरी में लोड कर रहा है और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर दिया, उसने उनकी डिफॉल्ट वैल्यू को 0 कर दिया। और क्योंकि क्योंकि तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर के लिए आपने, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो तीसरे वाले के लिए आपने सॉरी वैल्यू दिया हुआ था 400, तो वो 400 यहाँ पे दिख जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट का कुछ फ्लो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि एनम के अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, मेथड भी बना सकते हैं, वेरिएबल भी बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एक एक एनम का एक परफेक्ट मतलब एग्जांपल हो गया जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। लेकिन क्या एनम के अंदर यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, तो देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे नहीं बना सकते हो। देखिए अगर मैं कोई यहाँ पे पब्लिक वाइड शो नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एनम के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों नहीं बना सकते। तो देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है, एनम के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो एनम होता है ना, एनम इंटरनली एनम क्लास के थ्रू ये फाइनल बनाया गया होता है, राइट, ये इटसेल्फ फाइनल होता है। तो अगर ये इटसेल्फ फाइनल है और अब फाइनल जो चीजें होती हैं या फाइनल क्लास जो होता है वो अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहता है कि मुझे ओवरराइड करो, तो वो तो कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, आपने कहा तो चलो ठीक है, इसको ही एब्स्ट्रैक्ट बना दो। आपने कहा कि हम एनम को भी क्यों ना एब्स्ट्रैक्ट बना दें, तो मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताया था कि ये चीज यहाँ पे अलाउ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ है एनम के केस में, देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है ना। और एनम के केस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एनम जो है इंटरनली फाइनल है, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट जो है चीजें अलाउ नहीं है एक साथ।
क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कहता है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड एंड राइट एंड नीड टू बी ओवरराइड इन अ चाइल्ड क्लास एंड फाइनल क्या कहता है कि भैया वी कैन नॉट बी इनहेरिटेड, राइट, वो स्टॉप करता है इनहेरिटेंस के, तो वो इलीगल कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से तो हम यहाँ पे अपने एनम को एब्स्ट्रैक्ट बना नहीं सकते, तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे रख लेंगे, और अगर रख भी लिया किसी भी तरह से तो फिर ये अपने आप में फाइनल है, तो इसको कहीं हम ओवरराइड भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये सब बातें हैं, इसलिए यहाँ पे आप इंस्टेंस मेथड ही रखेंगे, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखेंगे एनम के केस में, इस बात का ध्यान रहे। बाकी ये है देखिए कि एनम चूंकि इंटरनली फाइनल होती है, तो एक एनम दूसरे एनम को कभी इनहेरिट नहीं करती, राइट। अगर आप इनहेरिटेंस, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एनम क्रिएट कर देता हूँ, लेट से मंथ का कोई एनम क्रिएट कर देता हूँ, राइट, ऐसे मंथ के लिए मैंने एक एनम क्रिएट कर दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर कार के अंदर अगर अपने उस वाले एनम को इनहेरिट करने की कोशिश करूं, एक्सटेंड करूंगा किसको, मंथ वाले एनम को, तो दैट इज नॉट वैलिड। यानी कि एक एनम का दूसरे एनम में इनहेरिटेंस नहीं पॉसिबल है, वैसे भी वो इंटरनली फाइनल है, तो ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो एक एनम दूसरे एनम को इनहेरिट नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप किसी क्लास के अंदर एनम को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी सही बात नहीं है, राइट। तो अगर मैं कोई क्लास बनाता हूं, चलिए मैं यहां से ये मेन मेथड को यहां से कट कर लेता हूं, इसको प्रॉपर यहां से कट कर लेता हूं, बाकी सारी चीजें तो एनम में ऐसे रहने देता हूं, और आप अब मैं इस सारी चीजों को एक दूसरे क्लास में लेके चला जाता हूं ऐसे, राइट। तो क्लास में तो बना ही सकता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी मेन था तो मेन हटा देता हूं, है ना। तो एनम के अंदर वैसे हम मेन क्यों बनाएंगे, मेन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डेटा बनाइए, वेरिएबल्स बनाइए, ठीक है, मेथड आप बना सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट पैरामीटराइज सारा क्रिएट करिए, बट एनम को यूज करने के लिए किसी क्लास में उसको यूज करिए। तो आपने कहा सर क्लास में तो यूज करने के दो तरीके हैं, इनहेरिटेंस एसोसिएशन, राइट। तो क्या हम इसका इनहेरिटेंस कर सकते हैं, तो देखिए आप एनम का यहाँ पे इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते। एनम, अगर आप, हमारे एनम का नाम कार है ना, तो कार को आप यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कि द टाइप कार कैन नॉट बी सुपर सुपर क्लास ऑफ द डेमो, राइट, ये नहीं हो सकता। सुपर सुपर क्लास मस्ट बी अ क्लास, मतलब कोई भी इनहेरिटेंस हमेशा एक नॉर्मल क्लास का होता है। ऐसा नहीं है कि ना एनम का क्लास को इनहेरिट कर सकती है ना। एनम क्लास को क्यों इनहेरिट नहीं कर सकती, क्योंकि क्योंकि वो भी इंटरनली क्या है, फाइनल है, राइट, अगर यूज नहीं कर पाएगी, है ना। अगर मैं मान लीजिए किसी भी तरह से एक एनम में एक्सटेंड कराने की कोशिश करूं, एक्सटेंड्स कराने की कोशिश करूं, ये मेरे पास कोई टेस्ट क्लास है ना, तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है किसी भी इनहेरिटेंस। अच्छा क्यों नहीं हो सकती, फाइनल तो है ही, मल्टीपल इनहेरिटेंस भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जो कार एनम कार है ना, वो ऑलरेडी एनम क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो वो टेस्ट को अभी कैसे इनहेरिट कर सकती है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेबल नहीं है। तो एनम कैन नॉट इनहेरिट अनदर एनम, राइट, ये भी एक रूल है। दूसरी चीज ये है कि एनम अगर एक दूसरे एनम को इनहेरिट नहीं कर सकती, और एनम कैन नॉट इनहेरिट द क्लास ऑल्सो, एंड क्लास कैन नॉट इनहेरिट द एनम ऑल्सो, राइट। ये सारी चीजें, ये सारे रिलेशन, इनहेरिटेंस का कोई नियम जो है यहाँ पे चलेगा ही नहीं। एनम और क्लास के बीच में कोई इनहेरिटेंस का नियम है ही नहीं, एक एनम दूसरे एनम को भी इनहेरिट नहीं करता है, ठीक है। बस हाँ ये है कि अगर आपको एनम को यूज करना है, तो इस तरह से आप उसके जो एनम क्लास मतलब कांस्टेंट है उसके नेम से उसके या तो वेरिएबल्स को कॉल करो, या वैल्यूज करके पूरा एरे निकाल दो। आप एक एक डेटा को कॉल करना है तो ऐसे कॉल कर लो, अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करो, आप इस तरह से वैल्यूज चला के आप उसके सारे डेटा को निकाल सकते हो, है ना। और सारे डेटा को निकालोगे तो यहाँ पे एनम क्लास के और बाकी जो मेथड्स हैं वो चला सकते हो। देखिए एनम के अंदर ये मैं एक ऑर्डिनल करके ये मेथड खोज रहा था, राइट। तो ऑर्डिनल मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे एनम के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप एसओपी में यहाँ पे अम, लिख सकते हो आप कार डॉट ऑर्डिनल, राइट। तो ये एनम के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मेमोरी में जो इंडेक्स होता है जितने भी एनम का, तो वो यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, राइट। तो ये देखिए, ये 0 1 2 3 करके जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, 0 1 2 तीन इंडेक्सेस हैं अलग अलग, तीन हमारे पास डेटा है ना, वो रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल में जब ये चीज करता हूं, तो ये चीज नहीं आती है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कार सी इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा किसी एक वैल्यू के लिए, मैं ये चीज शायद लास्ट टाइम पे खोज रहा था, तो किसी एक वैल्यू के लिए ये चीज नहीं कॉल होता है, और यहाँ पे ऑर्डिनल नहीं, किसी एक वैल्यू के लिए भी ये दिख रहा है, बट लास्ट टाइम पे कुछ चीज रही होगी जो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ऑर्डिनल भी यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो आप गेट प्राइस चला सकते हो, ऑर्डिनल चला सकते हो, और यहाँ पे देखिए कुछ मेथड हैं क्या, ठीक है। बाकी आप देखिए ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड है जो आप यूज कर सकते हो, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्लास के भी जो मेथड है कॉल कर सकते हो।
है ना। इसके अलावा देखिए नेम करके मेथड है, तो यहाँ पे जो है नेम मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, नेम मेथड से क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास जो कांस्टेंट के नेम है ना, वो डायरेक्टली रिटर्न करके दे दे रहा है कि उनकी वैल्यू तो हमने अलग से प्रिंट कराई थी। अगर आपको केवल और केवल एनम के नेम प्रिंट करने हैं तो आप इस तरह से नेम को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि भाई एक हम एनम के साथ क्या-क्या चीजें और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इनहेरिटेंस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक केस और हमारे पास बनता है, वो केस क्या है, वो केस ये है कि देखिए एनम जब आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप हर एनम के लिए आप अलग से, है ना, जितने भी एनम आप बना रहे हो उसके लिए आपका कंस्ट्रक्टर या आपका मेथड बार बार कॉल हो रहा है, ये भी चीजें आपको दिख रही हैं, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये सारी वेरिएबल्स हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंसिडर बना दिया, राइट। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने डिफॉल्ट कंसिडर बना दिया। अब अगर मैंने डिफॉल्ट कंसिडर बना दिया तो, और यहाँ से ये बस मैंने कार कार मैसेज ऐसे दे दिया, राइट, ऐसे कार मैंने दे दिया। तो अब क्या होगा कि जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा, यहाँ से मैं गेट प्राइस नहीं चला सकता, है ना। और मुझे अगर सारे एनम्स की वैल्यू एक साथ चाहिए तो मैं अभी नेम प्रिंट करा दिया, लेकिन नेम के साथ साथ ये कार 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 क्यों आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए कंस्ट्रक्टर मेमोरी में बार बार कॉल हो रहा है। चूंकि 3 हमारे पास एनम बनाए गए हैं, तो ये टोटल कंस्ट्रक्टर मेमोरी में 3 बार कॉल कर रहा है, राइट। तो टोटल 3 बार मेमोरी में कंस्ट्रक्टर कॉल करने की वजह से ये 3 बार, है ना, वही सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और तीनों एनम के लिए हमारे पास ये वैल्यूज जो है प्रिंट करके दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो कहानी ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन क्या हम इस पर्टिकुलर एनम के इस बिहेवियर को, या कंस्ट्रक्टर के चलने के इस बिहेवियर को कहीं पे हम चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हम एनम को क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या इस कंस्ट्रक्टर के बिहेवियर को हम, या इसकी वैल्यू को हम कहीं अलग से चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो हमने एनम क्रिएट किया है, इस पर्टिकुलर एनम के लिए जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास 3 कांस्टेंट बनाए गए हैं मारुति, होंडा, टेस्ला का। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई हमारे पास मारुति, होंडा, टेस्ला, इन तीनों के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। अब अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर की जगह पे मैं एक सिंपल सा यू नो कार डिटेल करके एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, कार डेमो करके एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कार डेमो प्रिंट कर देता हूँ। अब और यहाँ से अपने मेन मेथड के अंदर से, राइट, जो हमारा मेन मेथड है, इसमें से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो कार का डेमो है, एक मिनट यहाँ देखते हैं भाई, पब्लिक मेथड नहीं है ये, लेट मी क्रिएट दिस मेथड एज अ पब्लिक। ओके, एंड यहाँ पे आ जाते हैं और डॉट करके यहाँ पे कार डेमो मेथड चला देते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कार डेमो मेथड चलाया, ओके, मैं यहाँ एसओपी लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेथड को वाइड ले रखा है, राइट। तो जब मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो देखिए कार डेमो कार डेमो कार डेमो हमारे पास 3 बार चल गया। तो कंस्ट्रक्टर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एक नॉर्मल मेथड बना दिया। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो मेथड है, सॉरी, इस मेथड का बिहेवियर मुझे मॉडिफाई करना है किसी एक कार के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मारुति या होंडा या टेस्ला, इन तीनों के लिए ये सेम मेथड चले जो सेम तरह के डेमो को दिखाए। मैं चाहता हूं होंडा में कुछ स्पेशल टाइप का डेमो हमें वो दिखाए, राइट। तो अगर आप ऐसा बिहेवियर चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। आप क्या करो, आप इसी मेथड को कॉपी करिए, राइट। और कॉपी करने के बाद इस पर्टिकुलर होंडा के लिए यहाँ पे ये सेमीकोलन कॉमा हटा के आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो, जस्ट लाइक एनोनिमस नेक्स्टेड क्लास की तरह, राइट। और इसको लगाने के बाद यहाँ पे फिर से एक कॉमा लगा दीजिए आप, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर होंडा कार के लिए यहाँ एनोनिमस सेक्शन बना के यहाँ पे आप उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। तो अगर हमारे पास 3 अलग अलग कांस्टेंट बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से किसी एक कांस्टेंट के लिए कुछ स्पेशल टाइप का, है ना, कार हैज स्पेशल डेमो, होंडा कार हैज अ स्पेशल डेमो, अगर आप होंडा कार हैज स्पेशल डेमो, राइट। इस तरह का अगर आपको एक फीचर देना है अपनी कार के लिए, अगर आप ये चाहते हो कि भी मारुति के लिए भी नॉर्मल डेमो, ठीक है ना,
टेस्ला के लिए नॉर्मल डेमो, लेकिन आप होंडा कार के लिए कुछ स्पेशल डेमो देना चाहते हो तो आप इसके लिए अलग से कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना के और बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो अब क्या होगा, तो जब आप अपनी अपनी मेन मेथड से इसको कॉल करोगे कार डेमो को, तो उस दोनों के लिए वो जो नॉर्मल डेमो है वो चलेगा, लेकिन जो होंडा है ना उसके लिए वो स्पेशल कार को उसने ओवरराइड कर दिया। तो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि हम कैसे अपने पर्टिकुलर एनम के अंदर हम किसी मेथड क्या है ना, कोई भी मेथड अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है क्या ये बिहेवियर हमारे कंस्ट्रक्टर के लिए भी चेंज हो सकता है? तो कंस्ट्रक्टर तो बार बार रीडिफाइन नहीं करा जा सकता ना किसी ब्लॉक के लिए। अच्छा चलिए हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने उस कंस्ट्रक्टर को हटा के मेथड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल मेथड बना दिया, राइट, और सॉरी कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे भी इसको मैं हटा के ऐसे कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक और ये कंसिडर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, राइट। ये एरर क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है कि इलीगल मॉडिफायर फॉर द एनम ओनली प्राइवेट परमिटेड। ओके, तो मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से भी पब्लिक में हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों जगह से पब्लिक हटा दिया। लेकिन लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप दोबारा इस तरह से कार को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, राइट। यहाँ पे ये दोबारा डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, कह रहा है रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड, बेसिक रिटर्न टाइप, मतलब वो कह रहा है कि इसको मेथड बनाओ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम इस बिहेवियर को कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं देख सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर को फिर से ऐसे ओवरराइड करके चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल मेथड अगर हमने कहीं क्रिएट कर रखा है तो उसके बिहेवियर को अगर हमें चेंज करना है किसी भी कांस्टेंट के लिए, तो उस कांस्टेंट के लिए ऐसे अलग से एक कर्ली ब्रैकेट बना के और उसमें आप उसी मेथड को रीराइट कर दीजिए, उसको ओवरराइट कर दीजिए, है ना, सेम एनम के अंदर, और वहां पे आप बिहेवियर को चेंज कर लीजिए, राइट। तो जैसे भी आप यहाँ पे बिहेवियर चेंज करोगे तो वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपके, जब ये एनम यहाँ से कॉल होगा, राइट। ओके गाइज, गाइज इस तरह से एनम के ऑलमोस्ट चीजों को मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर फिर भी कोई ऐसा चीज रह गया है जो आपको एनम से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।